जो पांचवा है आखिर में वो है कर्ण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। कर्णों की जो संख्या है वो 11 है। इसमें कर्ण दो प्रकार के हैं। कर्ण जो है वो दो प्रकार के, सात जो है वो चर कर्ण है और 4 जो है वो स्थिर कर्ण है। चार जो है हमारे पास वो स्थिर कर्ण है और चर कर्ण जो है वो 7 है। तो पहले चर कर्ण, तो चर कर्ण जो है बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और दिष्टि, ये 7 कर्ण हैं जो चर हैं। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और दिष्टि। और स्थिर कर्ण जो है वो 4 है। शकुनी, चतुष्पाद, चतुष्पाद है, पद नहीं है, चतुष्पाद और नाग और आखिर में किंस्तुघन। ये 4 जो है वो स्थिर कर्ण है। अब इनको देखना कैसे है, तो कर्ण की जो परिभाषा है वो ऐसी है कि तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। तिथि के बारे में हमने पढ़ा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि हो गई, तिथियां होती है 30। तो जो एक तिथि है उसमें 2 कर्ण होते हैं। एक दिन में, एक तिथि में 2 कर्ण आ जाते हैं। तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। और इनका जो प्रारंभ है वो कहां से होता है, तो जो चर कर्ण है वो एक महीने में 8 बार आते हैं। 8 बार आते हैं जो चर कर्ण, ये लिख लीजिए। सर ये कर्ण कहाँ पे आते हैं मतलब? ये भी पंचांग का अंग है, ये मैं आपको बताऊंगा। तिथि में देखे जाते हैं, तिथि में, तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। एक तिथि है प्रतिपदा, ठीक है, या आप कोई भी तिथि मान लो, 5वीं तिथि मान लो। 5वीं तिथि है तो उसमें जो है एक तिथि शुरू होगी और अंत होगा, तो एक तिथि में 2 कर्ण आ जाते हैं, क्योंकि आधी तिथि का एक कर्ण होता है। जैसे कि एक तिथि में बब और बालव, ये 2 कर्ण एक दिन में हो जाएंगे, एक तिथि में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चर कर्ण है ये चलायमान है, बार बार आएंगे। तो इनकी आवृत्ति जो है 8 बार होती है एक महीने में। जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है उनमें 8 बार ये आ जाते हैं। तिथि कम और बड़ी भी तो होती है ना? हाँ हाँ, तो इनका भी जो है वैसा ही रहेगा। अब जैसे कभी कभी एक दिन में 2 तिथि आ जाती है, तो एक दिन में 4 आ जाएंगे। महीने में ये 8 बार आएंगे। ओके, हाँ, 8 बार आएंगे। तिथि जैसे भी है, तिथि अगर बढ़ती है तो वो कम भी हो जाती है, उसका क्रम रहता है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो बढ़ते हैं और घटती है तो घटता है। नहीं सर, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आप कल ही ले लो, कल आके तृतीय और चौथ दोनों साथ में है, तो कल 4 करण आएंगे या 2 करण आएंगे सर? नहीं, 4 नहीं आएंगे, उसमें वो 2 तो वो सूर्य उदय में आ गया ना। कल जो 2 तिथि है वो तिथि की वृद्धि हो गई हो। जो तिथि की वृद्धि मैंने बताई वो वैसे ही होती है कि एक दिन में जो है वो 2 तिथि आ गई, वो तिथि की वृद्धि हो जाती है। वो वृद्धि तब होती है जब वो तिथि जो है वो सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद में खत्म होती है।
तो वो 2 सूर्योदय में आ जाती है तिथि। स्थिर करण कितने दफा आते हैं महीने में? 8 बार आ जाते हैं, जो चर करण है। अच्छा, स्थिर की बात नहीं की, अभी हमने चर की। जो चर करण है वो एक महीने में 8 बार आते हैं। सर सर, इसमें तो 7 ही लिखे हैं ना सर, तो 8 बार हाँ, कैसे सर। आएंगे? इन 7 की आवृत्ति 8 बार होती है, ये बार बार 8 बार आएंगे ये 7 करण। तो इनका कोई मतलब नहीं होता सर, ये बब बालव ये होते क्या चीज है? इनके नाम है, इनके जो है वो नाम है बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप जो मैं बता रहा हूँ उसको केवल उतना समझिए कि ये जो है इनकी आवृत्ति एक महीने में 8 बार होती है। और जो चर करण है उनकी जो शुरुआत है वो, जैसे पहला कर्ण है बब, तो बब कर्ण कब आएगा? बब कर्ण आएगा कोई भी महीना हो, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होगी, पहली तिथि होगी, उस दिन जो है, जो उसका उत्तरार्ध मतलब आधा भाग के बाद, तिथि के आधे के बाद बब कर्ण, क्योंकि एक दिन में एक तिथि में 2 कर्ण आते हैं। तो पहले भाग में जो है करण नहीं आएगा, ये करण नहीं आएगा, जो चर करण, चर करण की शुरुआत होगी पहली तिथि, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, लिख लीजिए, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि के उत्तरार्ध से, उत्तरार्ध मतलब दूसरे भाग से, आधी तिथि के बाद से, आधी तिथि के बाद बब करण शुरू हो गया। तो प्रतिपदा में क्या हुआ कि बब करण आ गया। फिर हमारे अगले दिन दूसरी तिथि आई, तो जो दूसरी तिथि थी उसमें हमारे 2 कर्ण आएंगे। तो कौन अगले 2 कर्ण आए उसमें दूसरी तिथि में? बालव और कौलव। बालव और ये कौलव। 2, हाँ, ये 2 कर्ण जो है वो द्वितीय शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि में आ गए। एक पूर्वार्ध में होगा, और एक फिर उत्तरार्ध में, मतलब हाफ हाफ डे में करके होगा। हाँ होता है। तो पहला हमने जो पूर्वार्ध है वो नहीं लेना है, जो शुक्ल पक्ष जो पहली तिथि का पूर्वार्ध नहीं हमने उसके उत्तरार्ध से शुरू करनी है चर कर्णों की काउंटिंग। काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ चर करण की, स्थिर से कोई मतलब नहीं है चर, अभी। हाँ, स्थिर से कोई मतलब नहीं, केवल हमें चर पे ध्यान दें। तो ओके सर। वैसे ही हमने उत्तरार्ध से काउंटिंग शुरू की। तो पहली तिथि में आ गया हमारे पास भव करण, और दूसरी में हमारे पास 2 कर्ण आ गए, बालव और कौलव। कौलव। और फिर हमारे पास तीसरी तिथि है, तो तीसरी तिथि में तैतिल हमारे और पास गर। कौन आए? तैतिल और गर। गर। और फिर चतुर्थी तिथि आई, तो कौन सा आ गया? वणिज और वणिज, विष्टि। विष्टि। और ये जो विष्टि है ये क्या है? विष्टि जो भद्रा कहते हैं ना, कि भद्रा, इसी को ही भद्रा कहते हैं। जो विष्टि है उसे भद्रा कहते हैं। वो विष्टिकरण शान बोलते हैं वही। हाँ बिल्कुल, ये जो विष्टि है, विष्टि को भद्रा कहते हैं। जो भद्रा बोलते हैं ना कि भद्रा है आज, ये शुभ कार्य नहीं करना है, इतने टाइम तक नहीं करना है, आज भद्रा है, तो वो भद्रा है। तो भद्रा कब आएगी? अब आपको पता लगे कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में के उत्तरार्ध में जो है वो भद्रा होगी। ये आपको पता है कि चतुर्थी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा है। हमेशा जब भी, होती है सर। हमेशा जब भी आपको चतुर्थी तिथि होगी तो आप एकदम से लग जाएगा पता कि आधी तिथि बीत गई है तो भद्रा शुरू हो गई। सर ये सर, समझ में नहीं आ रहा सर, एक बार एग्जांपल लेके सर सर बोल केवल के एक, समझा दो सर, बहुत आप टफ ध्यान लग भी रहा है। दे रहे, इससे बढ़िया एग्जाम्पल बिल्कुल आसान है। जब तिथि के एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, और इसको हमने शुरू किया प्रतिपदा जब पहली तिथि के दूसरे भाग से शुरू किया। मतलब एक तिथि में दो बार ही करण होंगे, मतलब 2 करण ही होते हैं एक तिथि में। हाँ, तो एक चर करण होगा और एक स्थिर करण होगा। स्थिर करण के बारे में हमने बात नहीं की, केवल चर करण के बारे में। अच्छा, खाली चर करण होगा उस तिथि में। चर करण होगा।
तो हमारी चौथी तिथि कहाँ आई थी? वणिज और बिष्टि पे। भद्रा पे आई थी ना, जो उत्तरार्ध है वो भद्रा है। चतुर्थी तिथि का जो आधा हिस्सा है उत्तरार्ध है, उसमें भद्रा है। सर वो कैसे पता चला, एक बार दिखाइए ना सर। पता तो चल गया कि चतुर्थी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा है, क्योंकि चतुर्थी तिथि के पहले भाग में वणिज करण है, और उसके बाद कौन आता है? वणिज के बाद कौन है? वणिज के बाद है बिष्टि। बिष्टि को भद्रा कहते हैं। सर एक चीज बताइए, जैसे वो डिवाइडेशन है कि उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, तो उसका कोई टाइम लिमिटेशन है कि मतलब उसके लिए भी कुछ देखना पड़ता होगा ना, कि ये आधी जैसे सूर्योदय के हिसाब से चलेंगे? नहीं नहीं, तिथि के हिसाब से चलेंगे। तिथि जो है, तिथि जैसे देखिए आपने जैसे बताया कि उत्तरार्ध है, मतलब जो पहली तिथि होती है हाँ तिथि प्रतिपदा, जो है वो, ठीक है, तिथि वो उसके 60 कला की होती है। एक तिथि जो है वो 60 कला की होती है, 60 होता है इसमें। 30 कला के बेस पे चेंज होगा। हाँ, तो बस वही कि जो है 30 तक जो है वो एक करण वो, बालव होगी जैसे, हाँ, हाँ, और और 30 के बाद जो है 31 से 60 तक में कौलव होगा करण, ऐसे हाँ, डिवाइड होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक ठीक तो इस ठीक तरह ठीक। से इनको याद रखना है, और बाकी सीधा हो गया। तो हम कहाँ पहुंच गए? चतुर्थी तिथि के पास, भद्रा में। भद्रा। ये उत्तरार्ध हो गया भद्रा। तो अब हम्म पांचवी तिथि में हम फिर से फिर से बब से स्टार्ट करेंगे। हाँ, शुरू से करेंगे चरकरण को। तो हम्म वैसे हमने काउंटिंग की, तो पांचवी तिथि बब और बालव, और छठी तिथि कौलव और तैतिर। अच्छा सर एक चीज और, जैसे ये पूर्णमासी तक चला, ठीक है, बब और कौलव बालव करके, उसके बाद जब फिर प्रतिपदा आएगी तो फिर से पहला जो उत्तरार्ध आएगा वो बब से स्टार्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, फिर भी आप इसी काउंटिंग में ऐसे ही चलना, इसको अच्छा, बिल्कुल काउंटिंग में चलना। वो केवल एक सिंपल काउंटिंग पे ही चलेगा 30 दिन तक, अमावस्या तक। 30 दिन तक नहीं चलना इसको। इसको आपने जैसे है, हमने क्या किया कि प्रतिपदा के पहली तिथि के, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि के उत्तरार्ध से शुरू किया हमने इसको, ठीक है, और एक काउंटिंग लगातार चलती रही। दो दो करणों को हमने जोड़ते गए, एक तिथि में एक तिथि में जोड़ते गए। ठीक। और ये जो है तो फिर जैसे पूर्णिमा हो जाएगी, फिर से कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आएगी, तब भी इसको काउंटिंग को वैसे जोड़ते जाना है, कहीं पे कोई फेरबदल नहीं करना। वो अच्छा, वो करते गए। वैसे ही चलता फिर रहेगा। जब क्या होगा कि, हाँ, तभी इसकी आवृत्ति 8 बार होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तो 8 बार आ जाते हैं। तो क्या हाँ होगा कि जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आएगी, 14वीं तिथि जो आएगी कृष्ण पक्ष की, 14वीं तिथि कब आएगी? 29वें दिन। हाँ 29वें दिन आएगी ना 14वीं तिथि। हाँ 30वें हाँ दिन तो बिल्कुल, अमावस्या आ जाएगी। अमावस्या होगी, हाँ, ठीक। तो क्या, तो जो 14वीं तिथि आएगी उसके पूर्वार्ध में जो है, 14वीं तिथि के पूर्वार्ध में हमारे पास विष्टिकरण आएगा। अगर आप जोड़ोगे तो विष्टिकरण आएगा। जो चर करण है वो आखिर वाला करण आएगा, 7वां करण विष्टि। भद्रा। हाँ, भद्रा। 14वीं तिथि के शुक्ल कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि के पूर्वार्ध में, हम्म और जो 14वीं तिथि का उत्तरार्ध है, फिर आएंगे ये स्थिर करण। तो 14वीं तिथि का उत्तरार्ध कौन है? शकुनी। शकुनी। ये भी अशुभ माना जाता है। अच्छा, फिर कौन आ गई हमारे पास? अमावस्या तिथि। सर इनका जो अमावस्या सर, सर तिथि। सर ये ऐसे समझ में नहीं आएगा सर, बिल्कुल वो नहीं पहले नहीं, आप सुनिए, ठहरो ठहरो। क्या बता रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि सर जैसे इसमें लिखा है, ये 7 करण लिखे हैं, चर करण है, और ये 4 स्थिर करण है सर। तो इसका सर एक प्रॉपर वो बताइए ना कि सर मतलब ये तिथि है तो इस वही तिथि बता पे। रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। इससे दूसरे हिसाब से ये चीज समझ नहीं आएगी। आप एक बार इस वीडियो को देखना। नहीं, आप बताइए निधि जी, क्या बात कर रहे थे? आप क्या बता रहे सर थे? मैं ये बोल रही थी, नहीं समझ मुझे तो नहीं आया। यहाँ तक का ये समझ में आ गया, 29 डे के पूर्वार्ध तक में विष्टि पे खत्म हो गए। ये 8 बार इनकी जो आते हैं ये आ चुके होंगे, है ना सर? हाँ, उसके बाद फिर ये स्थिरकरण स्टार्ट होंगे। तो हम्म, इनकी जो ये होता है, जैसे जो वाले पहले वाले होते हैं स्थिर वाले, तो उनका 30-30 डिग्री, 30-30 कला पे,
तो इनका भी सेम वैसे ही चलता है, ये पूछ रहे थे केवल स्थिर पे। सेम रहेगा, एक कर्ण है, वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे रहेगा। तब वैसे ही रहेगा, ये लास्ट केवल वाले। लास्ट वाले 4 हमने इनको ऐड करना है केवल। पहले वो लगातार काउंटिंग चलती रही हमारी, तो हम हाँ। कहाँ पे हैं कि चतुर्दशी के पूर्वार्ध तक जो है हमारा विष्टिकरण आ गया, चरकरण, ठीक। जो 8-12 वृत्ति हो गई। तो हाँ। जैसे चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की जो उत्तरार्ध है उसमें आ गया शकुनीकरण। हाँ। और फिर कौन सी तिथि आई चतुर्दशी के बाद? अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद आ गया, चतुष्पाद आ गया। और उत्तरार्ध में नाग आ गया। अच्छा, और तो हमने फिर ये प्रतिपदा के पूर्वार्ध में ये आ जाएगा लास्ट वाला। और किस्तुगण, क्योंकि फिर से हाँ पूर्वार्ध छोड़ा था ना हमने, हाँ शुक्ल हाँ, पक्ष पूर्वार्ध छोड़ा था। पूर्वार्ध छोड़ा था, तो एक किस्तुगण ठीक है, आ गया समझ में आ गया। और फिर से प्रतिपदा के उत्तरार्ध से बव से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो रोटेशन अपना रोल है। शुरू हो गया। हाँ हाँ ठीक है सर, आगे समझ में। तो सर इनमें इतना से टफ शुभ कौन से अशुभ कौन से हैं सर? शुभ और अशुभ जो है, ये जो विष्टि है ये अशुभ माना जाता है, जी सर। और ये जो स्थिर कर्ण है इनको अशुभ माना जाता है। अच्छा, चारों स्थिर अशुभ है और वृष्टि भी अशुभ है। ये दो जो है वो अमावस्या में आएंगे, चतुष्पादा नाग किस्तुगण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में आएगा, और शकुनी जो है ये चतुर्दशी के उत्तरार्ध में आएगा, कृष्ण पक्ष। हाँ सर। ये 4 और विष्टि जो है वो अशुभ है, बाकी सारे शुभ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक। सबको समझ आ गया? परीक्षित जी आपको समझ आया? हाँ जी। जी जी सर। सर तो ये स्थिर वाले जो है वो पूर्णिमा में नहीं रखना है ना? नहीं, पूर्णिमा में नहीं रखने हैं, केवल स्थिर करना। स्थिर का मतलब स्थिर रहेंगे। ये आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो है शुक्ल पक्ष जैसे प्रतिपदा के, जैसे चतुर्थी जो है कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसके उत्तरार्ध में शकुनी हमेशा होगा, और चतुष्पाद जो है और नाग जो है वो अमावस्या के दिन ये 2 कर्ण ही होंगे। हाँ। और किंस्तुगण जो है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन किंस्तुगण ही होगा, स्थिर कर्ण। और बाकी इनको चर कर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी बार आवृत्ति होती है, बार आ जाते हैं, 8 बार इनकी आवृत्ति हुई है। ओके सर, समझ सर गया। मतलब कहने का मतलब है सर, जैसे प्रतिभा तिथि जिस दिन पहले दिन चालू हो रही है उस दिन बव होगा, फिर दूसरे दिन द्वितीय तिथि में बालव होगा, तीसरे में कौलव होगा, ऐसे? अरे नहीं। तो जी आपको समझ आया? करण आते। कुलदीप जी कुलदीप सर मैं बताऊं एक बार जो हाँ, आपने एक बार निधि तुम बताओ जरा एक बार। बताऊं सर? हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। थैंक यू। जैसे प्रतिपदा का उत्तरार्ध होता है, मतलब लास्ट वाला हाफ। ठीक है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध एक दिन में 2 पार्ट होते हैं। पूर्वार्ध छोड़ के जो उत्तरार्ध से प्रतिपदा के मतलब पहली तिथि से स्टार्ट करेंगे उसमें बव से स्टार्ट होगा, और फिर द्वितीया में पूर्वार्ध में आएगा बालव, उत्तरार्ध में आएगा कौलव। सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी क्रम में चलते रहना, इसी बस क्रम इनकी में आवृत्ति चलते रहना है, और लास्ट में आके जो आपका पड़ेगा वो लास्ट में ये जो स्थिर वाला लास्ट है उस पे खत्म हो जाएगा प्रतिपदा की पूर्वार्ध में। हाँ, कृष्ण पक्ष आंटी बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम। अपनी आ जाएगा अमावस्या को, ये तो 50,000 पे डूब गए। आएंगे, और किंस्तुगण जो है वो प्रतिपदा की प्रथमा तिथि में। हाँ, हाँ, मैं आभा मैम से भी बात हुई, मैंने वो हो गया आज सर, बात ये समझ में आ गया, इजी है, ये समझ में आ खत्म कर गया। दिया। और ओके जी, थैंक यू सर। अपर्णा जी आपको समझ आया? हाँ समझ में आ गया। ये तो इजी था। और ये जो भद्रा है इसका भी आपको, जैसे आप काउंटिंग करेंगे तो इसका आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि चतुर्थी तिथि में कब आएगा, उत्तरार्ध में आएगा। तो देखो चतुर्थी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है, और 11वीं तिथि के उत्तरार्ध में भी भद्रा होती है। सर ये लिख लेते हैं, 1 मिनट। क्या चीज? ये लिख लेते हैं। ये जो है भद्रा है,
जैसे शुक्ल पक्ष है ना, जो शुक्ल पक्ष है उसमें पहले हम अगर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात करें कि जो उत्तरार्ध में कौन सी भद्रा होगी, आखिर वाले हिस्से में, दूसरे हिस्से में, तो जो शुक्ल पक्ष है उसमें जो चौथी तिथि है उसके दूसरे हिस्से में भद्रा होगी और 11वीं तिथि के उत्तरार्ध में भी भद्रा होगी। और जो कृष्ण पक्ष है उसमें तीसरी तिथि और 10वीं तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होगी। और वैसे ही जो अगर पहले का देखें पूर्वार्ध का, तो इसमें क्या है कि जो शुक्ल पक्ष है उसकी 8वीं तिथि और 15वीं तिथि जो है, जो पूर्णिमा है, तो उस दिन पूर्वार्ध में भद्रा होगी और कृष्ण पक्ष की 7वीं और 14वीं तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा होगी। तो देखो भद्रा कितनी बार बोला था मैंने कि 8 बार काउंटिंग होगी, 8 बार इनकी आवृत्ति होगी। तो 2 बार ये होगी, 2 बार ये होगी 4 और 2 बार ये होगी 6 और 2 बार ये होगी 8। जो सभी कर्ण, जो चर कर्ण है वो सभी कर्ण 8 बार आवृत्ति होगी। तो आप जैसे काउंटिंग करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भद्रा कब कब होगी। बाकी ये बताया गया सीधा कि चौथी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होगी। निधि तुमको ये पूरा समझ में आ गया क्या? मैं, आप मुझे कॉल करना, मैं आपको समझाऊंगी, बहुत अच्छे से आ गया, डोंट वरी। ठीक, आपने ध्यान नहीं दिया, आप कॉल में लगे हुए थे ना, इस वजह सर से। मेरा ऑफिस से कॉल आ गया था सर, अब वो अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। और स्थिर कर्ण का भी हो गया। तो ये जो है वो चर कर्ण पहले हो गया बार, तिथि, बार, नक्षत्र, योग और कर्ण। करण 5 हो हाँ गए। सर, अब इसमें ये दिया हुआ है ना सर कि चरकरण लिखा है, जैसे चरकरण का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से होता है। उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है सर? वही तो बता रहा था इतनी देर। सेकेंड हाफ, मतलब दिन का सेकेंड हाफ। एक बार हल्के से एक बार समझ लो, क्या जो है, जैसे शुक्ल पक्ष शुरू हो, जो पहली तिथि है उसमें जो उत्तरार्ध है, जो दूसरा भाग है, एक तिथि के 2 भाग कर लो, जो दूसरा भाग है उसका उत्तरार्ध कहते हैं। पूर्वार्ध पहले भाग को और उत्तरार्ध दूसरे भाग। मतलब दिन के बाद का समय। तिथि के एक तिथि है, ठीक है, मान लिया एक तिथि जो है वो 30 कला मानो 60 कला की है, 60 की है एक तिथि, तो 30 तक उसका एक भाग होगा और 30 के बाद दूसरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो तीसरे के बाद, जो 30 के बाद का भाग है, वहां से काउंटिंग शुरू करनी है हमने। अच्छा, कर्ण की जो भव कर्ण है वो कहाँ आएगा? वो आएगा पहली तिथि के उत्तरार्ध में, दूसरे हिस्से में, और वहां से काउंटिंग करते जाओ लगातार। और फिर आपने जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आएगी महीने के अंत में, तो जो चतुर्दशी आएगी उसमें जो उत्तरार्ध भाग है, आधे के बाद 30 के बाद, उसमें 4 स्थिर करण आएंगे बस, बाकी तो सीधे काउंटिंग करनी है। इनको जो है लगातार काउंटिंग कीजिए, जैसे कि प्रतिपदा के उत्तरार्ध से काउंटिंग करना शुरू कीजिए और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के पूर्वार्ध तक जो है आपके पास भद्रा जो बिष्टि है वो करना आएगा चतुर्दशी के पूर्वार्ध में। और उत्तरार्ध में जो है हमने फिर 4 कर्ण जो स्थिर करना है इनको काउंट करना है, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुकर्ण। ये तो है तारीख, जो अंग्रेजी तारीख है। आज मार्च 1 है, सोमवार, दिन जो हो गया। सूर्योदय आज कितना है? 6:25 का। सूर्यास्त है 6:17 का। ठीक है। यस सर, हाँ इसे समझा दीजिए सर। हाँ, अरे मान होता है रात्रि मान और दिन मान। और बाकी पक्ष जो है आजकल कृष्ण पक्ष चला हुआ है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। ठीक है।
तिथि का समाप्ति काल क्या है? 8:36। मतलब शाम को खत्म हो रही है सर ये अगले दिन है ये? अगले दिन नहीं, सुबह सुबह खत्म हो गई। 8:36 पे। हाँ, वैसे तो तीसरी तिथि शुरू हो गई, मतलब ये 8:36 सुबह के 8:36 पे खत्म हो गई है? खत्म हो गई। अच्छा। तीसरी तिथि अभी शुरू हो गई है, लेकिन जो तिथि, जैसे मैं आपको तिथि क्षय और तिथि वृद्धि बता रहा था कि तिथि जो है वही काउंटिंग में आती है जो सूर्योदय के समय होती है, उसको ही तिथि मानी जाती है। तो ये 8:36 पर तिथि खत्म हो रही है। और आज नक्षत्र कौन है? उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी। और उत्तरा फाल्गुनी कब तक रहेगा? 7:37 तक, सुबह तक खत्म हो गया वो भी। अभी चला हुआ हस्त नक्षत्र, जो कब तक रहेगा? सुबह 5:32 तक। 24, 5, 29, तो सुबह 5:32 तक रहेगा जो नक्षत्र है। और नक्षत्र के बाद योग। योग कौन है? इसमें जो है सूल योग ही है। सूल सर अशुभ होता है। हाँ, सूल जो है वो शुभ होता है। हाँ। और समाप्ति काल वैसे अभी जो है खत्म हो गया है योग जो है, नहीं अभी 29। हाँ, ये सूल योग जो है 12:55 तक रहेगा। और इसके बाद है करण। करण जो है वो गर है। सर इनसे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या सर? इफेक्ट पड़ता है, आप आजमा के देखिए, प्रैक्टिकली कीजिए ना हर चीज को, एक बार देखिए कि कितना फर्क पड़ता है, किस तरह से वो रहता है। और समाप्ति काल इसका कब है? 8:36 का, शाम को, सुबह मतलब सुबह सुबह का है। सुबह का है। हाँ। और राशि आज तुला राशि में। तुला राशि में नहीं है अभी, कहाँ है? कन्या में। तुला में कब? तुला में प्रवेश हो रहा है। प्रवेश कब है? 4:29 पर अभी हो। कल का होगा ना सर? ये तो 2 तारीख का है ये। कल आएगा तुला में। तो आज जो है कन्या में। कल भी ये शाम के टाइम, हाँ 4:29 पर कल होगा 2 तारीख को। हाँ। तुला राशि में आज जो चंद्रमा है कन्या में। वो कन्या। हाँ। और इसके बाद चंद्रोदय ये 21:20, 9:20। और चंद्रास्त जो बोला है ये 8:43 सुबह का। और ये है संवत 2077 और शक संवत है 1942। सर आज का चंद्रास्त 7:59 पे है। वो आपने 2 मार्च वाला बता दिया था। हाँ, वो नेक्स्ट का है। हाँ हाँ, वो नीचे का था। और ये है संवत। संवत के बारे में पता है? संवत जो है जैसे 2000, ये जो 2077 बताया गया है 77, तो इसका ऐसा था कि ये है विक्रमा संवत। 2 संवत, एक शक संवत जो विक्रमादित्य हुए, वो विक्रमादित्य हुए तो विक्रमा संवत माना गया। और जो शक संवत है, जो शक एक जाति थी, हुण जो थे उनका, इसीलिए उनको इसको शक संवत की जो है वो संज्ञा दे दी गई। इसमें क्या किया कि ये जो विक्रमा संवत है, इसमें विक्रमा संवत में स्थावन इसमें जोड़ दिए गए, क्योंकि ये जो था वो ईसा पूर्व शुरू हुआ था, तो स्थावन इसमें जोड़ दिए गए। तो 20 में स्थावन जोड़े कितने हो गए?
77। हाँ 77। और यहाँ पे इसका कितना हुआ, ये जो शक संबत है ये है 78 से शुरू हुआ, ये ईसा के बाद शुरू हुआ, 78 से शुरू हुआ। सर ये सब भी याद रखना पड़ेगा क्या? इसको आप ये तो ये शुभ अशुभ वाला होता है, नक्षत्र टाइम। हाँ इसका बता रहा। वो नहीं होता, वैसे पंचांग में दिया होता है, अगर पंचांग को देख के आपको कभी लगे कि ये है क्या तो उसके लिए है। अच्छा। बाकी इसमें काउंटिंग जो है, इसमें 57 कम, इसमें जो है इसमें 78 कम किए गए हैं। सर मतलब आप मतलब ये पंचांग पढ़ना बता रहे हैं क्या सर? हाँ। तो जैसे कि जो शक संबत है इसमें अगर ये 1942 दिया है तो 1942 में अगर 78 काउंट किए जाए तो कितना होगा? जोड़ना पड़ेगा सर, रुकिए। 1942 में 78 जोड़ दें। हाँ 2020 2020 हो गया सर। हाँ तो 2000 जो अभी हमारा जो ये चला हुआ है ना संबत, ये 2020 अप्रैल से चल रहा है, अप्रैल में जाकर के खत्म होगा, तो इसीलिए अच्छा, उसके बाद ये फिर 21 में आ जाएगा ना सर, फिर हाँ, ये 43 हो जाएगा शायद। क्योंकि अपने यहाँ चैत नवरात्र से चालू होता है ना सर। शायद से चालू होगा। तो इस तरह से इसमें जो है जो शक संबत है उसमें जोड़े गए और उसमें जो है कम कर दिए गए। इसमें आगे दोनों में, इसमें आगे काउंटिंग रेस में पीछे कर दिए गए और उसमें आगे कर दिए गए। ठीक। क्योंकि जो विक्रमा संबत है वो 57 से शुरू हुआ था, वो भी ईसा पूर्व, ईसा से पहले, और ये जो 78 है ये ईसा के बाद शुरू हुआ था, इसीलिए दिया गया। और बाकी होता है कि जैसे कि दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, तो दक्षिणायन कब होता है और उत्तरायण कब होता है? आजकल क्या चला हुआ, उत्तरायण है दक्षिणायन? अभी उत्तरायण है, उत्तरायण लिखा हुआ है। उत्तरायण है। और उत्तरायण क्योंकि सूर्य जब जब कब से? सर जब सूर्य ये 14 जनवरी के बाद से शुरू है, हाँ 14 जनवरी से शुरू होता है, जब क्योंकि सूर्य उत्तरायण हुए हैं। मकर आदि 6 राशियों में प्रवेश करता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं, और कर्क आदि 6 राशियों में जब सूर्य जाता है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मैं नोट कर लूं प्लीज। मकर से लेकर के 6 राशियां आगे गिनिए, मकर, कुंभ, मीन, मेष, मिथुन। तो मिथुन तक जो है 6 राशियों में जब सूर्य रहेगा तो उत्तरायण होगा, उत्तरायण होगा। और जैसे कर्क राशि आएगी तो दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। कर्क राशि से 6 राशि तक अगली 6 में दक्षिणायन रहेगा, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, और मकर में फिर से उत्तरायण आ जाएगा। ठीक सर। हाँ तो इस तरह से ये था दक्षिणायन और उत्तरायण। और एक वो भी रहता है कि गोल रहता है कि दक्षिण गोल और उत्तर गोल, तो इसमें जो उत्तर गोल है वो कब होता है? उत्तर गोल भी वहीं पे होगा सर? नहीं, वो अलग होता है सर, उसका अपोजिट होता है क्या? जो दक्षिण गोल है वो मेष आदि 6 राशियों में माना जाता है। जब सूर्य मेष राशि में आता है, प्रवेश करता है, तो मेष आदि 6 राशियों में सूर्य के होने से उत्तर गोल होता है। और मेष आदि 6 राशियां, तो फिर तुला आदि 6 राशियों में दक्षिण गोल।